नमस्ते, मेरा नाम रुचि है और हम लोग आपके कक्षा 10 के अध्याय 4 द्विघात समीकरण को पढ़ेंगे। अध्याय 2 में आपने अलग अलग तरह के बहुपद का अध्ययन किया है। शुरू करने के पहले हम इस कुछ शब्दों की परिभाषा पढ़ेंगे। द्वि यानी दो, घात यानी जब एक अंक को बार बार उसी अंक से गुणा किया जाए, समीकरण यानी बराबर करने वाला। आपने तराजू में देखा होगा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड होता है। घात 4 की घात 2, यहाँ घात 2 है, 4 का 2 बार गुणा हुआ। 4 की घात 3 है, 4 का 3 बार गुणा। 4 की घात 10, घात 10 है, 4 का अपने आप से 10 बार गुणा हुआ। चर और अचर क्या होते हैं? चर जो चल सके, जिसकी वैल्यू बदल सके, जिसका निश्चित मान नहीं है। अचर जिसकी फिक्स वैल्यू, जिसकी वैल्यू नहीं बदल सकती। इंग्लिश में चर को बोलेंगे वेरिएबल, अचर को बोलेंगे कांस्टेंट। रेखीय समीकरण आपने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा। जब रेखीय समीकरण बनाते हैं तो बेसिकली एक घात का होता है और जब आप उसको ग्राफ में बनाएंगे तो एक लाइन बनती है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है? जब आप कोई ऐसा प्रयोग कर रहे हो जिसमें आपको एक लाइन सीधी खींचनी पड़ जाए, कुछ रोबोट बना रहे हो जिसको सीधे रास्ते पे चलाना हो, या कुछ भी ऐसा कर रहे हो। द्विघात समीकरण ax² धन bx धन c, इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? जरूरत तो इसकी पड़ती है, इसीलिए सदियों से लोग इसको पढ़ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है, बेबीलोन वालों ने पढ़ा, भारत में भी ब्रह्मगुप्त और श्रीधराचार्य की किताबों में है, अरब लोगों ने भी इसको पढ़ा। कैसे पढ़ा? मान लो किसी ने मुझे कह दिया कि मुझे आप एक कारपेट बना दीजिए जिसका एरिया 300 फीट होना चाहिए और लंबाई चौड़ाई से दुगनी होनी चाहिए, दुगनी से एक ज्यादा। तब क्या करेंगे? लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, दिखने में ऐसा लग रहा है, एरिया बोल दिया 300 बना दीजिए। और तो हम क्या करेंगे? हमको क्षेत्रफल का सूत्र पता है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। ठीक, लंबाई क्या दे दिया है उसने? चौड़ाई से दोगुने से एक ज्यादा, दुगना मतलब 2 का गुणा कर दिया और धन 1 जोड़ दिया। तो अब जहां इस सूत्र में हम लंबाई को हटा के ये वैल्यू रख सकते हैं, तो हमें चौड़ाई मिल जाएगी। चौड़ाई मिल जाएगी तो हम लंबाई उससे निकाल लेंगे। तो अब हम आपकी किताब के उदाहरण पढ़ते हैं। उदाहरण पहला क्या है? उदाहरण पहला ये है कि जॉन और जीवंती 2 बच्चे हैं, उनके पास में कुल 45 कंचे हैं। तो अचर क्या है हमारे पास? 45। जॉन और जीवंती के पास x धन y के पास में 45 कंचे। दोनों के कंचे अगर 5-5 कम कर दिए तो गुणनफल क्या हो जाता है? 124। मतलब कि हमने x - 5 किया गुणा y - 5 किया, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? 124। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमने, हमारे पास 2 संख्याओं का जोड़ 10 है, ठीक है, और एक संख्या 2 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 10 में से 2 गया 8। अगर एक संख्या 3 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 10 में से 3 गया 7। तो इसी तरह हम क्या करेंगे? अगर एक संख्या हमारे पास y है तो 45 में से y की वैल्यू क्या होगी? 45 - x। इस समीकरण में हम इसको चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये y की वैल्यू है, तो हम ये x - 5 गुणा 45 - x। अब हम लोग आपके उदाहरण का दूसरा सवाल पढ़ेंगे। दूसरा सवाल है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन कुछ खिलौने बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। और फिर दिया है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तब 750 रुपये में बनता है। तो दो अचर हैं, 55 और 750, और एक अचर है जो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे? मान लो कि हम एक दिन में x खिलौने बनाते हैं।
अब क्या बोल रहा है वो, एक दिन में x खिलौने बनाते हैं और उसके बाद में तो उस दिन जो हर एक खिलौने को बनाने की वैल्यू कितनी बोली है उसने बोला है 55 रुपए में से अगर मान लो आपने 10 खिलौने बनाए तो 55 में से 10 कर लो 45, जो कि आपकी निर्माण की लागत आएगी। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ये आपको दिमाग में सोचने के लिए कि आपको इक्वेशन के बारे में कैसे सोचना है। तो एक दिन में x खिलौने हैं तो उसकी वैल्यू कितनी, लागत कितनी आएगी। लागत वो बोल रहा है, उसने क्या बोला, क्या सेंटेंस यूज किया, उसने वाक्य यूज किया, निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के खिलाफ बराबर है प्रत्येक खिलौने का। तो 55 माइनस x कर दिया बराबर संख्या के हर एक खिलौने का मूल्य इतना है, इस वैल्यू ऑफ एक खिलौने की कीमत। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि टोटल उस दिन हमने 750 के खिलौने बनाए। टोटल मतलब एक खिलौना इतने का, 2 खिलौना इसका धन 2, 3 खिलौना इसकी वैल्यू धन 3, 4 खिलौना इसकी वैल्यू धन 4। तो ऐसे x खिलौने कितने हो गए, x गुणित 55 माइनस x बराबर कितना दिया उसने, 750। अब ये हो गया 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ये धन का ऋण हो जाएगा क्योंकि हम शून्य की इधर ला रहे हैं, धन 750 बराबर 0। तो ये आपका दूसरी समीकरण हो गया, या इंग्लिश में कहेंगे तो इक्वेशन हो गया। अब इसको हल करना हम बाद में सीखेंगे, पर अभी हम इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं। अब अगला उदाहरण 2 दिया है, उसमें पूछा है कि जांच कीजिए कि निम्न जो समीकरण है वह द्विघात समीकरण है या नहीं। ये पता करने के लिए कि समीकरण द्विघात है या नहीं है, आपको समीकरण को सरल करना पड़ेगा। उसको उसके जो सबसे लास्ट फॉर्म होगा, जो सबसे आखिरी फॉर्म होगा, उस तक लाना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा समीकरण द्विघात है या नहीं है। चलिए इसको भी मिटाते हैं और देखते हैं कि पहला सवाल क्या दिया है। पहला सवाल दिया है उदाहरण 2 का पहला सवाल दिया है x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर धन 1 बराबर 2x माइनस 3। तो इसको हमें सरल करना पड़ेगा। अभी ये क्या है, सरल कैसे क्यों नहीं है, क्योंकि ये 2 और ये 1 जुड़ सकता है। इसमें हमको चर और अचर को उनके लास्ट फॉर्म में लाना है, तो हम इसको आसान करते हैं। इसको आसान कैसे करते हैं, x माइनस 2 किसी भी संख्या का उतने बार गुणा, मतलब घात, इसकी घात 2 है, धन 1 बराबर 2x माइनस 3। तो इसको हमने कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस, ये इसका इसमें गुणा हुआ 2x, इसका इसमें गुणा हुआ माइनस 2x, धन ऋण और ऋण का धन हो गया, 2 और 2 4, धन 1 बराबर 2x माइनस 3। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 और 1 5 बराबर 2x माइनस 3। इसको हमने कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x धन 5 माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये जुड़ गया, ऋण और ऋण धन हो गया, धन 8 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये इससे छोटा हम नहीं कर सकते। अब इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा उदाहरण क्या दिया है उन्होंने, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 उन्होंने दिया है x धन 1, x धन 1 धन 8 बराबर x धन 2
x ऋण 2। इसको हम लोग आसान करते हैं, x का इसमें गुणा करते हैं, x स्क्वायर धन x धन 8 बराबर इसको क्योंकि इस वक्त बराबर के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में x है, तो लेफ्ट हैंड साइड का इधर से सबसे छोटा लाएंगे, राइट हैंड साइड का सबसे छोटा लाएंगे, फिर हम वैल्यू को बराबर के इधर और एक साइड लेके जाएंगे। तो अभी हमने LHS किया, x स्क्वायर धन x धन 8। अब हम इसको करेंगे इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x धन 2x माइनस 2 गुणा 2 4। तो इसको हमने किया। अब देखिए क्या हो गया, अब बराबर के दोनों और x स्क्वायर है, दोनों का गुणांक 1 है, तो दोनों कट जाएंगे। x स्क्वायर धन x धन 8। चलिए इसको हम लोग सुविधा के लिए इसको एक ब्रैकेट में रखा और ये पूरे को हम लोग बाया साइड ले आए। x स्क्वायर माइनस 2, ये तो माइनस और माइनस ये तो जीरो ही हो गया यहाँ पे, तो इसको लिखने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। बचा ये ऋण 4 बराबर 0, क्योंकि हम दोनों वैल्यू को इधर ले आए। अब ये क्या हो गया, x स्क्वायर धन x धन 8 ऋण 4 ऋण x स्क्वायर धन 4 बराबर 0। अब देखिए क्या हुआ, x और x तो कट गया, 0 हो गया, बचा हमारे पास x धन 12 बराबर 0। तो ये तो रेखीय समीकरण, तो द्विघात समीकरण रहा ही नहीं, क्योंकि दिखने में तो था, लेकिन जब हमने बराबर निशान के इधर उधर किया तो वैल्यू खत्म हो गई, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा उदाहरण क्या दिया है, इसको मिटाते हैं। तीसरा उदाहरण उन्होंने दिया है x 2x धन 3, x 2x धन 3 बराबर x स्क्वायर धन 1। हाँ ठीक है, यही दिया है। इसको हम कर लेते हैं 2x स्क्वायर धन 3x बराबर x स्क्वायर धन 1। हाँ देखिए यहाँ गुणांक बराबर अलग अलग है, तो काम हो जाएगा अपना। तो इसको हम लोग कर लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर धन 3x माइनस 1, ये हो 0 बराबर 0। ये बराबर हो गया x स्क्वायर धन 3x माइनस 1 बराबर 0। तो ये तो द्विघात समीकरण है। अब बचा हमारा चौथा वाला। चौथा वाला आप लोग खुद करोगे या करके दिखाएं? चौथा वाला करते हैं, प्रश्नावली आप खुद करोगे। चौथा वाला है x धन 2 स्क्वायर, x धन 2 की घात 3 है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, और x की घात 3 माइनस 4। ओहो, ये तो अच्छा हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसके तो सूत्र होते हैं, आपको याद है नहीं याद है मुझे नहीं पता, लेकिन हम आसान तरीके से करते हैं। हम इसको करते हैं x धन 2 गुणा धन x धन 2 बराबर x क्यूब माइनस 4। ठीक है, इसको इसका सूत्र याद है? इसका सूत्र क्या होता है, a धन b स्क्वायर का a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर, है ना। तो अब हम इसको कर लेते हैं x स्क्वायर धन 2, b क्या है हमारा, a है हमारा x, b है हमारा 2 धन 2 स्क्वायर x धन 2 बराबर x क्यूब माइनस 4। तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर धन 4x धन 4 x धन 2 x क्यूब माइनस 3। इसको भी मिटाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा x
क्यूब इसका गुणा कर रहे हैं, ठीक है, धन 4x स्क्वायर धन 4x धन 2x स्क्वायर धन 8x धन 8 बराबर x क्यूब माइनस 3। देखिए क्या हो गया, दोनों का गुणांक बराबर है, तो हम चलते हैं x क्यूब धन 4x स्क्वायर, 4x का कर दिया हमने 6x, इसको और इसको जोड़ा, इसको और इसको जोड़ा तो हो गया 12x धन 8 बराबर x क्यूब माइनस 3। तरीका क्या है कि जब आप इसको ऐसे ही लिखिए जब तक आपका LHS अपने छोटे फॉर्म में आ जाए, RHS अपने छोटे फॉर्म में जब तक नहीं आ जाता तब तक उनको छेड़छाड़ मत कीजिए, वैल्यू को इधर उधर मत कीजिए। जब वो अपने छोटे फॉर्म में आ जाए तब आप जो उनके वैल्यू है उनको बराबर के निशान के इधर उधर कीजिए, चिन्ह ध्यान रखते हुए। तो अभी मैं LHS और RHS ऐसे ही गुणा करते चलेंगे, x क्यूब धन 6x स्क्वायर धन 12x धन 8, सुविधा के लिए मैंने ब्रैकेट लगाया, माइनस x क्यूब, अब ये चिन्ह क्या हो गया, धन 3 बराबर 0, x क्यूब तो कट गया तो बचा 6x स्क्वायर धन 12x, ये हो गया ऋण 8 में से 3 गया 5 बराबर 0। तो इसकी वैल्यू क्या है, देखिए आपके उदाहरण में क्या बोलता है, x स्क्वायर धन 12x धन 12, यहाँ पे ओहो देखिए हमने 4 का 3 कर दिया, 4 4 4, ये माइनस है माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 8 और 4 12 हो गया, ठीक। तो ये घात 2 का समीकरण है, क्योंकि ये अपने सबसे छोटे फॉर्म में 0 के बराबर और उसकी घात 2 रहेगी। तो ये आपके पार्ट 1 का हमने उदाहरण पढ़े। अब इसके बाद आपको नीचे प्रश्नावली दी है 4.1, उसमें आपको पहले यही बताना है कि वो 7 और 1 8 सवाल दिए हैं, 8 सवाल आपके द्विघात समीकरण है या नहीं है, उनको आपको बेसिकली हल करना है सबसे छोटे फॉर्म में। उसके बाद प्रश्न दूसरे पे आपको सिर्फ समीकरण बनाना है, इक्वेशन बनानी है, हल नहीं करना है, उसको कीजिए और देखिए। धन्यवाद। हेलो, हम लोग ने कहाँ छोड़ा था, प्रश्नावली 4.1 में। अब हम लोग 4.1 का, उम्मीद करती हूँ आपने पहला प्रश्न तो कर लिया होगा, जो है बताना है आपको द्विघात समीकरण है या नहीं है। दूसरे प्रश्न में क्योंकि वो उनमें भाषा का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हम तीसरा और चौथा करेंगे, उसके बाद हम उस अगले पाठ के अगले अध्याय के उदाहरण करेंगे। तो प्रश्नावली 4.1 का दूसरे प्रश्न का तीसरा सवाल जो है कि रोहन की मां उससे 26 साल बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 साल बाद पश्चात है ना 3 साल बाद 360 हो जाएगा, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो दो हमारे पास दिए हुए, रोहन और उसकी माँ, विच इज हमने मान लिया x और y। तो क्या दिया है कि अगर रोहन x है, ये समझ लो रोहन है, और ये है उसकी माँ, ठीक। y की वैल्यू x की वैल्यू में 26 जोड़ दिया तो y की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। कि ये सीधा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जब आप ये इस तरह के एग्जाम्पल आप अपने घर के लोगों की आयु में भी लगा के देख सकते हैं। खुद समीकरण बनाइए, खुद सोचिए और खुद लगाइए, तो ये प्रश्न बहुत आसान हो जाते हैं। तो अभी क्या बोला उसने कि रोहन की माँ की आयु उसकी आयु से 26 साल ज़्यादा है, ठीक। फिर क्या बोला कि 3 साल बाद हम जब दोनों का गुणा करेंगे
तो गुणांक 360 हो जाए। 3 साल बाद यानी हम 3 बढ़ा रहे हैं, तो हमने किया x धन 3 और क्या किया y धन 3, तो वैल्यू कितनी आ गई 360। बन गया सवाल? मेरे ख्याल में तो बन गया। कैसे बन गया? ये y की वैल्यू दी हुई है, इसको रिप्लेस कर दो। x धन 3, यहाँ पे हमने लगाया x धन 26 धन 3 बराबर 360, x धन 3 x धन 29 बराबर 360। इसको बड़ा कर लोगे, इसको आप लोग एक्सपैंड कर लेना, ठीक है। अब अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है रेलगाड़ी का। अगला सवाल है रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। तो दूरी और चाल का रेशियो लगेगा बेसिकली। चौथा सवाल कर रहे हैं, ये तीसरा था, ये चौथा है। तो दूरी क्या होती है, गति क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है कि इतनी दूरी हमने इतने समय में पूरी की, इसलिए हमारी स्पीड कितनी है। तो दूरी बटे समय को हम क्या गिनते हैं? वहां हमने 4 घंटे में 60 किलोमीटर की, तो एवरेज हमने कितना चला बराबर औसत स्पीड, है ना। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे औसत गति, ठीक। अब ये क्या बोलता है? ये बोलता है इसने दूरी दी है, दूरी कितनी दी हुई है? 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। दूरी दी है 480, गति है हमारी y, समय लगे हमारे h घंटे, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि 480 बराबर y गुणित h। h क्यों लिखा मैंने? क्योंकि h बराबर इंग्लिश में आवर, तो आवर के लिए मैंने h लिख दिया। आप चाहे तो x लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने इसकी चाल 8 किलोमीटर, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यह दूरी तय करने में 3 घंटे का अधिक समय लेती। तो अगर इसकी चाल y माइनस कितना होता, 8 घंटा कम होती, दूरी तो बराबर ही रहती है ना। कोई पटना से दरभंगा की दूरी थोड़ी बढ़ जाएगी, गाड़ी की स्पीड ही कम ज्यादा होगी, तो दूरी तो 480 ही है। और स्पीड कितनी, घंटे बढ़ जाएंगे, घंटे हो गए 3, ठीक, घंटे बढ़ गए। तो अब कितना हो गया? अब ये हो गया 480 बराबर y माइनस 8। अब इसमें y की वैल्यू रिप्लेस कर लो ऊपर से, तो ये आपका एक h में या h या y जो भी आपको जिसकी निकालने की इच्छा हो, इसकी वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर लो, आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा उसी वेरिएबल पे। तो ये दोनों सवाल इसके आगे आपके हैं। अब हम लोग उदाहरण पढ़ते हैं। उदाहरण में क्या है, अभी तक हमने सिर्फ समीकरण बनाया कि ये ऐसा है तो हल कर लो। अभी भी मैंने आपको बोला समीकरण बना लो, हल कर लो। अच्छा, एक चीज और, अगर, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ कि किताब में हमने देखा और हमने सोचा कि हम ये अगर 10-15 सवाल दिए हैं और उनको करके हमको सवाल बन जाए, अगर ऐसा ना हो तब क्या करें? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 10 सवाल का अभ्यास करने से ही आपको सवाल बन जाए, क्योंकि गणित अभ्यास का विषय है। जितना अभ्यास करोगे आप उतना बनेगा। आप किताब जुगाड़िए, किताब नहीं मिलता है इंटरनेट में, और इस तरह के वीडियो देखिए, सवाल जुगाड़िए। इंटरनेट में तो आजकल वर्कशीट भी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए तो ये चीज़ें आपको एकदम आसान लगने लगेंगी। अभ्यास नहीं करेंगे ये चीज़ें बहुत डरावनी लगेंगी। तो कुल मिला के मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ इन 8 सवालों तक सीमित मत रहिए, और सवाल जुगाड़िए, और वर्कशीट जुगाड़िए, और सवाल जुगाड़िए, और अभ्यास कीजिए। और अभ्यास कहीं पे भी किया जा सकता है। जैसे ये ये उम्र वाले सवाल तो आप अपने घर में अपने लोगों पे लगाइए, आपको बहुत आसानी से बन जाएंगे। आप अपनी माँ, अपनी उम्र, अपनी बहन, अपने पिताजी की उम्र, उन सबसे कीजिए, खुद इक्वेशन बनाइए, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी।
और अभ्यास ही करना पड़ेगा, अभ्यास का कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक, अब हम लोग द्विघात समीकरणों का हल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आपके अध्याय 4 का 4.3 पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 82। द्विघात समीकरण पे बेसिकली इन्होंने समीकरण दिया है 2x² - 3x धन 1 बराबर 0। मतलब क्या है, हमको कोई ऐसी वैल्यू निकालनी है x की जिसको रखने से ये इक्वेशन जो है संतुष्ट हो जाए, ये समीकरण जो है वो 0 हो जाए। संतुष्ट कैसे होगा, जब हमारा LHS भी RHS के बराबर हो जाए। RHS क्या है 0, तो हमारा LHS भी बराबर हो जाए। हमको ऐसी वैल्यू निकालनी है। जब हमको ऐसी वैल्यू मिल जाए तो उसको हम समीकरण का मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, समीकरण का मूल। अधिकतर द्विघात समीकरणों में 2 मूल होते हैं, मतलब 2 ऐसी संख्याएं हो सकती हैं जो उस समीकरण को शून्य बना दे। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए गणितज्ञों ने बहुत समय से तरीके निकाले हैं, सूत्र निकाले हैं। जब हम तो इसको हम शून्यक भी बोलते हैं, मतलब जो उस इक्वेशन को शून्य कर दे वो शून्यक, या जो उस इक्वेशन को सॉल्व कर दे वो मूल। अब हम कैसे निकाल सकते हैं, ये बहुत आसान होता है। ठीक है, जैसे ये सवाल है, ठीक, इसमें हम सवाल का तरीका ये है कि अगर हम चलो रिप्लेस करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, A B C। ठीक है, हमने जब ऐसा किया तो हमको 2 नंबर चाहिए जिनका गुणा A और C के बराबर। हमको 2 नंबर चाहिए, A गुणित C हो x गुणा y, और A और x धन y बराबर हो b के। तो 2 नंबर चाहिए जिनका गुणा इन दोनों के गुणांकों के बराबर हो, और जोड़ जो है इस गुणांक के बराबर। गुणांक पता है ना, चर के सामने वाला अचर गुणांक कहलाता है। तो हमको इस पे ध्यान देना है। तो इस सवाल में हमको क्या चाहिए, हमको x गुणा y चाहिए जिसकी वैल्यू 2 गुणित 1 हो, और x धन y चाहिए जिसकी वैल्यू ऋण 3 हो। तो ये धन है, ये ऋण है, पर अगर ये दोनों ऋण होंगे, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर ये दोनों ऋण हैं, ऋण 2 गुणित ऋण 1, क्या उत्तर होगा, धन 2, क्योंकि गुणा के वक्त दोनों ऋण धन हो जाते हैं। और ऋण 2 धन ऋण 1, क्या उत्तर होगा, समान चिन्ह है इसलिए ये जुड़ेंगे, पर चिन्ह किसका रहेगा, ऋण का, ऋण 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2² - 2x धन 1x धन 1 बराबर 0। इसमें से 2x निकाला, यहाँ क्या बचा, x - 1, यहाँ से 1 निकाला, यहाँ बचा x + 1 बराबर 0, है ना। तो अब क्या करेंगे, ये भी हमारा माइनस है, हाँ गलत किया मैंने, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। अब ये हो गया x - 1, ये हो गया 2x - 1 बराबर 0। तो इसके गुणांक क्या हो गए, इसके मूलांक या शून्यांक हो गया 1, हो गया x का वैल्यू हो गया 1, क्योंकि वास्तव में a गुणा b अगर 0 है, इसमें से एक भी नंबर 0 है तो रिजल्ट 0 हो जाता है ना। तो x - 1 भी 0 हो सकता है, 2x - 1 भी 0 हो सकता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 1, यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 1/2। आंसर चेक करने के लिए जल्दी से लगा के देख लीजिए, इसमें 2 1 - 3 1 धन 1 बराबर 2 - 3 धन 1 3 - 3 बराबर 0, करेक्ट। अब आधा लगा के देख लेते हैं, 2 आधा स्क्वायर - 3 1/2 + 1
2/4 माइनस 3/2 धन 1/2 माइनस 3/2 धन 1 2 1 3 2 0 2 और 1 3 3 और 1 0। तो ये भी हमारा तो मूल बराबर शून्यांक। ठीक, अब हम जल्दी जल्दी दूसरे उदाहरणों की ओर बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण क्या दिया है? 2x² माइनस 5x धन 3। 2x² माइनस 5x धन 3। हमको x और y चाहिए। x गुणा y की वैल्यू हो 2 गुणे 3 और x धन y की वैल्यू हो -5। ठीक है, तो ये चाहिए अपने को 6। मेरे ख्याल में आपके समझ में आ ही रहा होगा। अगर हम -2 और -3 लिखें तो हमारा काम हो जाता है। तो हम इसको 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0। 2x x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 0 x माइनस 1 2x माइनस 1 बराबर 0। पहले जैसा हो गया। x बराबर 1 x बराबर 1/2। यहाँ पे हमने निकाला 3, यहाँ पे निकाला 3, तो ये हो गया x। हाँ, तो ये x माइनस 1 2x माइनस, तो ये x की वैल्यू को 1 और x की वैल्यू भी 3/2। तो ये हमारा हो गया उदाहरण 3। उदाहरण 4 भी वैसा ही है, लगभग समान है। उदाहरण 5 इंटरेस्टिंग। उदाहरण 5 को करते हैं। देख के डरना नहीं है, वो सिर्फ उन्होंने निशान बनाया है बड़ा सा डराने के लिए। तो जो डर गया वो गया, पर डरना नहीं है। क्या बनाया इन्होंने? 3x² माइनस 2 वर्गमूल 6 धन 2 बराबर 0। मजेदार है ना? इसको देख के डर लग जाएगा किसी को। तो 3 गुणा 2 चाहिए हमको और जोड़ जो है वो -26 चाहिए। ठीक, 3 गुणा 2 मतलब क्या हो गया? 6 चाहिए। गुणा 6 चाहिए और जोड़ जो है ये चाहिए। तो अगर हम वर्गमूल 6 और वर्गमूल 6 ले तो वर्गमूल 6 लेंगे तो इसका गुणा क्या हो जाएगा? 6, क्योंकि ये हो गया 2 बराबर 6 और ये धन ये बराबर हो गया। तो ये चिन्ह का ध्यान रखना है, ऋण लगाना है। ये हमने कर दिया 3x² अच्छा धन ये x है, ये भी x है, धन 2 बराबर 0 किया। अब इसमें से हमने क्या किया? इसको कैसे लिख सकते हैं हम? गुणा 3 x² माइनस 2 गुणित 3 माइनस 2 गुणित 3 धन गुणा 2 गुणित 2। इसके बाद में x लगाना है, हाँ, बराबर 0। तो इसमें से क्या निकला? इसमें से 3x निकल आया। ये 3x गया, यहाँ पे -2 आ गया। इसमें से क्या निकल आएगा? इसमें से निकल आएगा -2x, यहाँ पे गया -3x, यहाँ पे आ गया आपका -2 बटा 0।
ये कॉमन हो गया, -3x - 2 माइनस इसका लिखा है -3x - 2x बराबर 0। देखिए यही सवाल है, -3x - 2 -3x - 2 बराबर 0। ठीक हो गया, तो इसका आंसर हो गया 2/3 और एक आंसर हो गया इसका भी 2/3 हो गया। ठीक, तो इसके मूल की पुनरावृत्ति हो रही है। कितना लंबा वीडियो गया। एक सवाल और कर लेते हैं, उदाहरण 6। उदाहरण 6 क्या है? उदाहरण 6 कहता है कि अनुच्छेद 4.1 में दी गई प्रार्थना कक्ष की विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई। तो 4.1 क्या है? 4 सवाल क्या दिया है उन्होंने? सबसे पहला दिया है एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल 300 बनाना चाहता है, लंबाई और चौड़ाई दुगने से 1 मीटर अधिक हो। तो लंबाई कितनी है? 2, लंबाई गुणित चौड़ाई, क्षेत्रफल कितना दिया है? बराबर क्षेत्रफल दिया है 300, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई की वैल्यू क्या दी है? लंबाई दिया है चौड़ाई के दुगने से 1 ज़्यादा। लंबाई दी है चौड़ाई के दुगने से 1 ज़्यादा। तो अब हम इतना बड़ा लिखने के बजाय हम इनको x y कर लेंगे। ठीक है, तो हमने चौड़ाई कर ली x, लंबाई कर ली y, 2x में 1। x गुणित y बराबर दिया है 300, y की वैल्यू ये है x गुणित 2x धन 1 बराबर 300। तो ये हो गया 2x स्क्वायर धन x माइनस 300 बराबर 0। अब हमको x गुणित y बराबर चाहिए 300 गुणा 2 और x धन y बराबर चाहिए 1। ठीक है, तो ये चाहिए हमको 600 और ये चाहिए 1। 600 किस से आ सकता है? 20 और 30 से आ सकता है, लेकिन अंतर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और 60 और 10 में भी अंतर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये परम्यूटेशन आपको सोचने पड़ेंगे, और ये तभी होंगे जब आप अभ्यास ज़्यादा करेंगे, तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा कि किस में होगा। ठीक है, तो एक संख्या हो सकती है 24 गुणित 25। कैसे होगा? 24 पंचे 25 चौको 100, हासिल है 10, 25 दूनी 50, 50 और 10 60, 600। तो हम इसको करेंगे 2 स्क्वायर धन बड़ा निशान लगाएंगे 25x माइनस 24x माइनस 372। तो यहाँ से निकल गया x, तो बचा 2x धन 25, यहाँ से निकाला 24x। 300 में से 24 जाता है क्या? 300/24 शायद नहीं जाएगा, तो हमको इसको 2 निकालेंगे। यहाँ पे 2 निकाला तो यहाँ पे आया 12 निकाल को 36, 12 चला जाएगा। 12 सबसे छोटा नंबर होगा, तो 12 दूनी 24 माइनस 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 6 12 पंचे 60, बचा 0। ये है धन हो गया 2x धन 25 x माइनस 12 बराबर 0। तो 2 वैल्यू हुई, या तो 12 हो सकती है या 25/2 यानी 12.5। जिस वैल्यू का बनाना है बना लीजिए। तो ये हमारा प्रश्नावली 2 के 4.2 के उदाहरण खत्म हो गए। अब प्रश्नावली 2 में टोटल 6 सवाल हैं, और इन सवालों को करने की कोशिश कीजिए। बाकी का हम लोग बाद में करेंगे। थैंक यू।